हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 11th। आज का ये हमारा जो सेशन है ये एक ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है बच्चों। वो बच्चे जो क्लास 10th से क्लास 11th में मूव कर रहे हैं और नीट की प्रिपरेशन करनी है, उन बच्चों के लिए हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन है। और इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपने आने वाले 2 साल यानी क्लास 11th और क्लास 12th को फर्स्ट डे से पहले दिन से हम एक फोकस और ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चल सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को भी हम बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड और फोकस तरीके से लेकर चल सकते हैं, जिससे कि जब हम 12th के साथ अपना जो बोर्ड कंप्लीट करें, बोर्ड्स जब हम लोग कंप्लीट करें तो हमारा जो है 12th के साथ ही सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें कंफर्म मिल जाए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इस स्टेप में यानी इस प्रोसेस में ये जो हमारी जर्नी होने वाली है 2 साल की, इस जर्नी में हम लोग क्या क्या बातों को ध्यान देंगे, कौन कौन सी बातों को लेकर चलेंगे और कैसे हमें बोला जाए किस पाथवे को फॉलो करना है, किस पैटर्न को फॉलो करना है, ये आज हम आप इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चों, उस एग्जाम के बारे में हम आपको बता दें। हमारा जो एग्जाम है वो नीट यूजी कहलाता है। नीट यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है। और इस नीट यूजी एग्जाम में जो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस जो भी मेडिसिन या मेडिकल साइंस के जो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के लिए मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, इस एग्जाम की बात करेंगे, नीट यूजी एग्जाम की बात करेंगे, तो इस एग्जाम में हमारा एक जो पेपर होता है जिसे हम नीट यूजी टेस्ट बोलते हैं या नीट यूजी एग्जामिनेशन बोलते हैं। इस पेपर में टोटल बच्चों 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस आते हैं। ठीक है, अभी हम सिलेबस को लेकर डिस्कशन करेंगे, एग्जाम को लेकर डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अभी हम 11th क्लास का डिस्कशन करेंगे कि क्यों 11th क्लास इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक बच्चों 11th क्लास की बात आती है, ठीक है, क्यों 11th क्लास इंपॉर्टेंट है, जब इसमें 11th और 12th दोनों पोर्शन आने वाला है, तो 11th क्लास इंपॉर्टेंट होने का सबसे पहला रीजन है कि अगर हम दोनों क्लासेस को कंपेयर करें 11th और 12th को, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स हमें 11th में ज्यादा मिलने वाले हैं। ठीक है, सो मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स, पहली बात आती है मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है सारे सब्जेक्ट में, केवल ऐसा नहीं कि केवल बायोलॉजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में ही मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स किस में ज्यादा है, 11th में ज्यादा है। जैसे अगर हम बायोलॉजी को कंपेयर करें, तो बायोलॉजी को कंपेयर करें तो 11th में आते हैं बच्चों 22 चैप्टर और क्लास 12th में आते हैं 16 चैप्टर। तो ये थोड़ा डिफरेंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, और इसीलिए ऐसे बच्चे जो क्लास 11th को सीरियसली लेते हैं, ठीक है, उनके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास 11th को थोड़ा सा हल्के में ले लिया, ठीक है, और उनको क्लास 11th बहुत हल्के में ले लेता है, तो इसलिए मोर नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसलिए हमें 11th में ज्यादा मेहनत करनी है, रीजन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, तो चैप्टर्स तो ज्यादा है, एक बात हो गई। दूसरी बात, जो 11th और 12th के अगर हम चैप्टर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करें, तो कॉम्प्लेक्सिटी 11th के चैप्टर्स में ज्यादा है। ठीक है, एज फार एज बायो इज कंसर्न, बायोलॉजी की बात करें तो जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो 11th के चैप्टर्स में जाता है। तो मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन क्लास 11th चैप्टर्स। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसका जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है वो 11th के चैप्टर में, जो भी अगर हम बोले टफ या बोला जाए चैलेंजिंग, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज होता है, 12th में हमें कॉन्सेप्चुअल टॉपिक कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे।
कुछ ही हैं जो कॉन्सेप्चुअल है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है वो 11th में ही बनते हैं। तो मैक्सिमम जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो 11th में मिलते हैं। 12th में हमें मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन मिलता है, पढ़ने वाला पोर्शन, ठीक है। फैक्ट बेस्ड पोर्शन मिलता है। दो चीजें आती हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड और फैक्ट बेस्ड। तो 11th में हमें ज्यादा पोर्शन कॉन्सेप्ट बेस्ड का मिलता है, 12th में हमें ज्यादा पोर्शन फैक्ट बेस्ड का मिलता है। तो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, ठीक है। तीसरी बात जो आ जाती है, जो 11th को इंपॉर्टेंट बनाती है, थर्ड पॉइंट, वो है टेम्परामेंट का इशू, ठीक है। टेम्परामेंट का इशू क्या होता है? टेम्परामेंट का इशू क्या होता है? आप अभी 10th से आ रहे हो, 11th में अभी आपने बोर्ड दिया और बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो उसका एक अजब लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। वही कॉन्फिडेंस हमें यहाँ 11th में ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होता दिखाई देता है, और हमारा एक टेम्परामेंट इशू हो जाता है कि यार 11th में बोर्ड थोड़ी देना है, ये क्लास है, इसको तो हम लोग थोड़ा इंजॉय करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा एकदम नहीं करना। 11th 12th के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, और वो इसलिए क्योंकि ये दो पॉइंट जो मैंने ऊपर बताए उसकी वजह से हमारा टेम्परामेंट लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए? फोकस, वी नीड फोकस। 11th को जरा भी हल्के में नहीं लेना है, टेम्परामेंट इशू है। और जो अगली बात, जब हम 12th में पहुंचते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो 12th में आते हैं, जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा होता है, 12th में आने के बाद हमारी एक आदत बनी हुई है जूनियर क्लासेस से, कि हम जूनियर क्लासेस में रहते हैं। 7th से हम 8th में जाते हैं तो 7th को भूल जाते हैं, 8th से 9th में जाते हैं 8th को भूल जाते हैं, 9th से 10th में जाते हैं 9th को भूल जाते हैं, 10th से 11th में आते हैं 10th को भूल जाते हैं। और ऐसा ही होगा जब हम 11th से 12th में जाएंगे, तो हम 11th को भी इग्नोर करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि 12th में जाते ही हमारे ऊपर प्रेशर आने लगेगा। किस चीज़ का? अरे बोर्ड है, ये फाइल कंप्लीट करनी, वहाँ स्कूल जाना है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है, और हमारा पूरा फोकस उस पोर्शन पे चला जाता है जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसमें नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, फैक्ट बेस्ड है, जहाँ चैप्टर्स कम है, और उसकी वजह से हम 11th को इग्नोर करते हैं। तो हमें क्या नहीं करना है? हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो डू नॉट इग्नोर। हमें 12th में पहुंचने के बाद भी 11th को कंटिन्यूअसली रिवाइज करना है, उस पर ग्रिप बना के रखनी है, ठीक है, लगाम कस के रखनी है। अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे बच्चों, और पहले दिन से ही ये टेम्परामेंट डेवलप करना है कि हमें इन रूल्स को फॉलो करना, अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो विश्वास मानिए हमारा 12th के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि एक ऑनेस्ट स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है, जिसे हम बोलते हैं गुड स्टूडेंट, एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्वालिटीज होती हैं, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो और फर्स्ट डे से हमें इन क्वालिटीज को फॉलो करना है, पहले दिन से, ठीक है, पहले दिन से ये क्वालिटीज पहले जानिए। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करिए। क्यों होता है ऐसा, क्यों बोल रहे हैं हम, उसका रीजन समझिए। क्वालिटी डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब होता है आपके अंदर वो एटीट्यूड का डेवलपमेंट जो एक डॉक्टर बनने के लिए चाहिए। डॉक्टर कब बनता है? ऐसा नहीं कि आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो तब डॉक्टर बनते हो, या आप एमबीबीएस पास आउट होते हो तब डॉक्टर बनते हो। वहां आपको डिग्री मिलती है, नॉलेज मिलता है, लेकिन डॉक्टर बनने का टेम्परामेंट आपका आज से ही डेवलप होता है, और आज से ही इस टेम्परामेंट का काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप डॉक्टर बनने वाले हो, सो यू शुड थिंक लाइक ए डॉक्टर, यू शुड बिहेव लाइक ए डॉक्टर। और जब आप इस टेम्परामेंट को डेवलप करोगे तो आप पाओगे कि हाँ, नाउ वी आर ऑन करेक्ट पाथ एंड वी विल अचीव आवर टारगेट, और तब हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। तो एक डॉक्टर बनने के लिए या एक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए हमें
कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो अपने पर्सनालिटी में लाने पड़ते हैं या जिनको हमें अपनी क्वालिटीज में डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहला, यू शुड बी, अब बोला जाए ये नीट के कंसर्न में है, एक गुड स्टूडेंट जो नीट के कंसर्न में होता है वो कैसा होता है। तो पहली बात है यू शुड बी हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग। तो पहली चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए, हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग। और ये हार्ड वर्किंग जो है ना विद ऑनेस्टी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, ऑनेस्टी। जो इसका दूसरा क्वालिटी आ जाता है ऑनेस्टी। आप एक हार्ड वर्किंग रहो। हार्ड वर्किंग कैसा, क्या मतलब है हार्ड वर्किंग का, कि भैया हमें करना क्या है, हमें करना है कंटिन्यूअस स्टडी करनी, कंटिन्यूअस स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी जिसे बोलते हैं। हमें रेगुलर पढ़ना है। 8 घंटे किसी दिन बैठ के पढ़ने लगे, 8 घंटे एक दिन पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। 2-2, 3-3 घंटे रेगुलर पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो हमें क्या मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी। पहला बात है कंसिस्टेंसी हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है। ठीक है, बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहां पर ये चीज अपने ईमानदारी लानी है भाई। अगर अपने बिहेवियर में ईमानदारी नहीं है तो हम इस फील्ड के लायक नहीं, हम इस फील्ड के योग्य नहीं। इस फील्ड में चाहिए ईमानदारी, और वो भी कितनी, 100% ईमानदारी, ऑनेस्टी। थर्ड जो आता है वो है नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत करना। और ये मैं हर एस्पेक्ट में कह रहा हूं, हर एस्पेक्ट में। ऑलवेज कंपेयर योर सेल्फ विद यू ओनली। ठीक है, अपने आप को खुद से कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करना है, कल हम क्या थे, आज हम क्या है। अगर हम कल से आज में प्रोग्रेस हुए हैं तो ये हमारा एक पॉजिटिव कंपैरिजन है। तो हम कोई टेस्ट में नंबर लाते हैं, हम कुछ जो भी हमारा सीधे यहां पर तो जो हम टेम्परामेंट जो चेक करते हैं वो अपने टेस्ट के नंबर से चेक करते हैं। तो हम टेस्ट में जो नंबर लाते हैं, टेस्ट में हमारे जो नंबर आते हैं, कल कितने आ रहे थे आज कितने आ रहे, दूसरे को देखोगे बीपी बढ़ेगा। ठीक है, खुद को टेंशन होगी। दूसरे को अपने से कंपेयर नहीं करना या अपने आप को दूसरे से कंपेयर, अपने आप को कंपेयर करना है अपने आप से कि कल हम क्या थे, आज हम क्या है, कल हम कहां पहुंचेंगे। कल हमारे कितने नंबर आ रहे थे, आज हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कल हम कितने नंबर लाएंगे। कल हम कितनी मेहनत कर रहे थे, आज हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कल हम कितनी मेहनत करेंगे। तो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स एंड ऑलवेज कंपेयर विद योर सेल्फ ओनली। खुद से ही खुद को कंपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिलीफ। एक क्वालिटी है बिलीफ, विश्वास करना। ये बिलीफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। बोले सर हम खुद पे ऐसे कैसे विश्वास कर लें। बेटा खुद पे विश्वास करने को कौन बोल रहा है, खुद की मेहनत पे विश्वास करने को बोला जा रहा है। खुद पे विश्वास कैसे करोगे, कुछ किया ही नहीं तो विश्वास होगा कहां से। खुद मेहनत करो, अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। सो बिलीफ हम किस पे कर रहे हैं, अपने आप पे नहीं, अपने हार्डवर्क पे कर रहे हैं। जो टारगेट अचीव करने के लिए, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पे विश्वास करो, बिलीफ करो। और अगर अपना 100% दे रहे हो तो आपका ये बिलीफ स्ट्रांग होगा। इसको मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंपेयर करता हूं।
जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, जब भी आपका सिलेक्शन होगा, आपको सिलेक्शन से पहले ये बिलीफ हो जाएगा कि यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड, आप सेलेक्ट होने वाले। और तब जब ये बिलीफ होता है, तब कोई आपसे कहता है कि आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको कुछ अलग महसूस नहीं होता। ये ऐसा नहीं कि ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है, क्योंकि वो उस दिन वो सपना पूरा करना है, तो उसका सपना आपने एक दिन पहले नहीं देखा था, आप आज से देख रहे हो, आज से मेहनत कर रहे हो, तब वो सपना आपका पूरा होगा। तो बिलीफ बड़ा जरूरी है। इसको एक स्टोरी बताता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, अगर MS धोनी, MSD, ठीक है, उसमें आप देखेंगे बार बार जो MS धोनी है, हमारे फॉर्मर कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम के, उसमें एक स्टोरी है। अब स्टोरी में एक सीन आता है, वो सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसमें बार बार इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के लिए अप्रोच कर रहे होते हैं, बार बार ट्राई कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है उन्हें फेलियर मिलता है, और फेलियर मिलने के बाद भी वो हार नहीं मानते और अपनी मेहनत को और बढ़ाते हैं और एफर्ट लगाते हैं। फिर एक टाइम आता है जब उनका सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में होता है, और जब वो सिलेक्शन होता है इंडियन क्रिकेट टीम में, तो इन्फॉर्मेशन आती है उनके पास, और वो जो MS धोनी है वो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, अगर आपको याद होगा, रैकेट खेल रहे होते हैं स्टेडियम में। उनका फ्रेंड आता है, बोलता है कि माही तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, ऐसा ही मुझे जहां तक याद है, ऐसा ही बोलता है कि अरे माही तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। एंड MS धोनी उस पर कोई रिएक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें बिलीफ था कि अब उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं था कि 1% उनमें डाउट था, या वो सिलेक्शन हो गया तो वो एक्साइट हो जाए, अरे मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये तो मुझे मिल गया। तो ऐसा कुछ भी चमत्कार नहीं होता, अपनी मेहनत से मिलता है। और जब अपनी मेहनत से मिलता है, तो मिलने से पहले हमारा उस पर बिलीफ होता है कि नाउ इट इज द टाइम दैट आई विल गेट दैट अचीवमेंट, हमें वो अचीवमेंट अब मिलना है। तो वो बिलीफ डेवलप करना, वो बिलीफ डेवलप होगा कैसे? हार्ड वर्क से। और 5th जो आता है बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोग्रेसिव, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, कंसिस्टेंट प्रोग्रेस क्या हो? कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, आप इंप्रूव करने के लिए पढ़ाई करो। इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कोई भी पूरी लाइफ परफेक्ट नहीं होता, परफेक्शन पे पहुंचने के लिए हमेशा एफर्ट लगाते हैं। तो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस क्यों जरूरी है? एक नंबर का ही प्रोग्रेस हो, एक नंबर का ही प्रोग्रेस हो, लेकिन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस होनी चाहिए। नंबर तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट ऊपर नीचे में भी हमारी प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स में एक इफेक्ट होता है, जैसे बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। हमारा एक एक नंबर जो इंक्रीज होगा, हमारा एक एक एफर्ट जो इंक्रीज होगा, वो हमें सिलेक्शन के और ज्यादा पास ले जाएगा। ठीक है। और एक लास्ट में 6th जो बोल रहा हूं अपनी तरफ से, अगर ये आप पांचों फॉलो कर रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट, आप क्या करो? कॉन्फिडेंट रहो, खुद पे भरोसा रखो, बिलीव करो। क्योंकि खुद पे भरोसा करने वाले आप पहले इंसान होंगे। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक दुनिया आप पे भरोसा नहीं करेगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो और दुनिया आप पे भरोसा कर ले। पहले आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे मान लो एक पायलट है, वो पायलट को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो एरोप्लेन उठा पाए, मतलब उड़ा पाएगा, तो क्या पैसेंजर उस प्लेन में बैठेगा? नहीं। तो पहले क्या होना चाहिए? पायलट को भरोसा होना चाहिए। और जो हमारी प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के पायलट हम हैं बेटा, और तुम हो पैसेंजर जो अगले 2 साल इस एरोप्लेन में उड़ने वाले। और इस एरोप्लेन को मैं 14 साल से उड़ा रहा हूं। तो आई एम
मच मोर कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट हूं। क्या आप कॉन्फिडेंट हो? और अगर नहीं हो तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये वो क्वालिटीज हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगी। और यही वो टाइम है जब दूसरों से अलग बनना है। तो ये जो क्वालिटीज हैं अगर आपके अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है। देन यू आर द बेस्ट। आप बेस्ट हो इस फील्ड के लिए। और अगर नहीं है तो इन क्वालिटीज को डेवलप करो। ठीक है, इन क्वालिटीज को डेवलप करो। और इसी बात के साथ हम लोग क्लास 11th की अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11th का पहला चैप्टर, जिसे हम कहते हैं लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड से हम अपने 11th क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने पहले चैप्टर के साथ जो है लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू।